रिजिड बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट क्या कांस्टेंट होती है? अरे होती नहीं होती? फिर भी वो झूले में बंदा क्यों घूमते हुए दिखता है? समझ में आ रही है बात? क्योंकि वो रोटेशन अपने एक्सिस के अबाउट ही होती है ना? एक चीज होती है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। जैसे आप ऐसा समझो कि आप ऐसा समझो, तुम ऐसा समझो वो तुमने वो देखा है फ्लाईओवर, जो फ्लाईओवर के ऊपर आप जाते हो और आप सड़कें भी देखो तो सड़कें भी कई कई जगह ना ऐसे बड़ खाबड़ सड़कें होती हैं थोड़ी सी, है ना? कहीं गड्ढे ज्यादा कहीं गड्ढे कम, कुछ इस टाइप की कोई पाथ है, ठीक है? कुछ इस टाइप का कोई पाथ है। मैं तुमसे पूछूं कि ये रोड में जगह जगह कर्व्स है, क्या है? कर्व्स। कहां पे ये रोड सबसे ज्यादा कर्व है? समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं? बेसिकली घुमाव, कहां पे ये रोड सबसे ज्यादा घूमी हुई है, सबसे ज्यादा शार्प कर्व जिसे बोलते हैं, वो कहां पे है? तो एक चीज डिफाइन करी जाती है जिसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको समझना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? जैसे एक ये देखो, एक ये घुमा हुआ है ये, तो इस पॉइंट को जब आप इस पॉइंट का एक सर्कल बनाओगे तो इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है? एक घुमाओ देखो ये है थोड़ा सा, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। यहां पे कोई बोले मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है एट दिस पॉइंट। कुछ बात समझ में आ रही है? मतलब जो बेसिकली कर्वनेस होती है ना, जिसे हम बोलते हैं घुमाव, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होगी, जैसे ये पार्ट देखो, वहां पे कर्व बहुत छोटा होगा, ठीक है? और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होगी, वहां पे सडन कर्व होगा। मेक सेंस? जैसे स्ट्रेट लाइन, जैसे मैं बोलूं ये अभी यहां ये फ्लोर, इस फ्लोर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? स्ट्रेट लाइन की रेडियस क्या होती है? इनफिनिट। ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेट लाइन इंफिनिटी पे जाके कर्व हो रहा है, ठीक है? सो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा, घुमाओ जीरो, कर्व ही नहीं है, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। बेसिकली किसी भी पॉइंट का अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाए तो मैं आपको यह बता दूंगा कि उसकी कर्वनेस या शार्पनेस ऑफ द कर्व कितनी है। बात समझ आई? प्रैक्टिकली दिस हैज सिग्निफिकेंस। प्रैक्टिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर को यूज करते हैं बहुत जगह, डे टू डे कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं, भाई कहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, कहां पे कितना है, एंड सो ऑन। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के ना देखो दो मेथड्स हैं। एक इसका मेथड है, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, प्रैक्टिकली कैसे निकलती है। इसको निकालने के दो मेथड हैं। एक मेथड आप पढ़ोगे गणित में, मैथ्स में, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से आता है, ठीक है? इसका एक सिंपल तुमको फॉर्मूला लिखा दिया जाएगा, RC इज इक्वल्स टू, मुझे ध्यान नहीं, कुछ dx/dt का होल स्क्वायर अपॉन d2x/dt, कुछ ऐसा सड़ा हुआ लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है। वहां से तुमको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाता है। और एक लॉजिकली आप इसको निकालते हो यूजिंग फिजिक्स। ठीक है? अब फिजिक्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाली जाती है वो समझो, पहले समझो, फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा दूंगा। जैसे आप ऐसा समझो कि आपको किसी ने बोला भाई इस पॉइंट पे ना रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ मुझे कितनी है, ठीक है?
इस पॉइंट पे क्या बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देख, यहां पे वेलोसिटी होगी कुछ हमारी बॉडी की, ठीक है, और हमको निकालना क्या है, इस पॉइंट पे अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो हमें निकालनी है उसकी रेडियस, ठीक है। अब आप सोचो, इस रेडियस के अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या मेरा रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा? अरे होगा नहीं होगा? होगा। और रेडियल एक्सेलरेशन जो साइड में लिख लेते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन का अपना फॉर्मूला क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। और अगर ओमेगा को वी बाय आर रख दें तो वी स्क्वायर बाय, है ना, अगर हम ओमेगा को वी बाय आर सब्स्टिट्यूट कर दें तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर। अगर एक पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v, तो इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है दैट इज v स्क्वायर बाय r। सेम कॉन्सेप्ट इधर लगाता है। कैसे लगाता है? जनरली हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं, वो भी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। हम वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकालेंगे जो रेडियस के परपेंडिकुलर है और उसको फॉर्मूले में डाल देंगे। तो ये एक सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करके हम जनरली रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। फेयर इनफ। तो दो चीजें आपको चाहिए होती हैं, बेसिकली आपको रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए होता है इस पॉइंट पे, और आपको वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए होता है जो रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है। फेयर इनफ। इसको डालो, मैं अप्लाई करके दिखाता हूं एक क्वेश्चन में। जरा नाम धोखा रख दो।
डन, ये कॉपी कर लिया। ठीक है, देखो इधर एक प्रोजेक्टाइल है 50 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्रीज पे। ठीक है, सपोज हमने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई 1 सेकंड के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इस प्रोजेक्टाइल का, इस पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 सेकंड के बाद। ठीक है, देखो कैसे किया। 1 सेकंड के बाद बॉल यहां कहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले आफ्टर 1 सेकंड इसकी वेलोसिटी निकालना है, तो हमने इसको रिजॉल्व किया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 50 cos 53, cos 53 is 3/5, 30 meter, and vertical is 40 meter per second। 1 सेकंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? v is equals to u plus 80, 40 minus 10 into 1। यस और नो? मतलब जब बॉल यहां पे होगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा 30 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकल कंपोनेंट होगा 30 मीटर पर सेकेंड, एंड रिजल्टेंट विल बी 30√2 मीटर। बोलो पहले कोई तकलीफ? ठीक है, तो लॉजिकली देखो मेरे पास परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेलोसिटी आ चुकी है 30√2। देख मेरे पास ये चीज आ चुकी है 30√2। ठीक है, अब मुझे ये चाहिए एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस। देखो इस बॉल पे एक्सेलरेशन लग रही है नीचे जी, पर हमें एक्सेलरेशन चाहिए अलोंग द रेडियस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर। यस और नो? ठीक है, अब ज्योमेट्री करते हैं सर। हाँ v equal to u plus 80 40 minus 10 into 1 तो क्या? बेटा जी नीचे है u ऊपर है ना। ठीक है, अब देखो ज्योमेट्री लगाते हैं। ये 30 ये 30 ये 30√2, मतलब ये एंगल इज 45 है ना वेक्टर्स। ये 45 ये 45 मतलब ये भी 45, तो ये वाला एक्सेलरेशन कितना हुआ? g cos 45, दैट इज 10/। क्या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है वो 10/√2 है? आंसर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30√2 का स्क्वायर पॉन 10/√2, जो भी आएगा वो यहां से आंसर है। कैलकुलेशन से ज्यादा मैं चाहता हूं तुम कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कहीं पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, आपको चाहिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और उसके बाद सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक फिजिक्स का मेथड है, एक मैथ्स का मेथड तुम नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, वो एक अलग चीज है। ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दो प्रैक्टिकल सिनेरियो में। फेयर इनफ? सर ये पार्ट पापा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ। 30 इधर ये आया, ये इसके बाद वाला ये 30√2। हाँ हाँ 30√2 आया तो ये वेक्टर 30 है, ये 30 है, 30√2 है, मतलब वेक्टर्स के ये एंगल कितना है? 45। ठीक है, ये 45 है और ये पूरा 90 है, मतलब ये भी कितना हुआ? 45, तो ये भी कितना हुआ? 45। आधी से ज्यादा चीजें देखो ज्योमेट्री और मैथ से निकलती हैं फिजिक्स में। इसमें तुम लॉजिकली सोचो पूरे रेडियस ऑफ कर्वेचर में फिजिक्स का क्या यूज है, ये बाकी पूरा मैथ्स है।
फिजिक्स अगर तुम मुझसे पूछो ना फिजिक्स का क्या यूज, अगर तुमको ये आता है ना तो मेरे लिए तुम्हें फिजिक्स आती है, फिर भी अगर तुम यहां तक नहीं पहुंच रहे हो इसका मतलब तुम्हारी मैथ्स नहीं है। तुम्हें ज्योमेट्री देखना आना चाहिए, एंगल्स। भाई गया यस मिस्टर रकम, तभी ठीक है। सर्कुलर चालू हुआ स्कूल में? नहीं, वर्पर एनर्जी, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। वर्पर एनर्जी में वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया है नहीं, स्कूल में? कुछ समझ में आता है? ऐसे ही बताओ। वर्पर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम बता सकते हो? सर बहुत फास्ट आ रही थी, मंडे से एग्जाम है तो सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये मिटा दूं? नहीं सर। ये तो थी सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स। अब अपन किस में घुसते हैं? डायनामिक्स। अब फोर्स पे बात करो। जैसे लीनियर में हमने क्या किया था? सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। फिर हम किसमें घुसे थे? एनएलएम में, फोर्स पे। सेम चीज यहां, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद अब आ जाओ फोर्स पे। सर्कुलर मोशन पे पीएचडी करते हैं फोर्स के ऊपर। अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमता है, अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है तो क्या उस पर फोर्स लगती है? अरे बताओ, सर्कुलर मोशन में for a body to perform circular motion, for a body to perform circular motion, which acceleration is must? क्या रेडियल एक्सेलरेशन बहुत जरूरी है? इसके बिना सर्कुलर मोशन होना पॉसिबल? अगर रेडियल एक्सेलरेशन है तो मास से मल्टीप्लाई करके क्या रेडियल फोर्स भी आ जाएगी? इसे ही हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, पहले मुझे बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? ये वो फोर्स है जो बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखती है। ये टेंशन भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, स्प्रिंग फोर्स भी हो सकती है, फ्रिक्शन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जो भी फोर्स एक बॉडी को सर्कुलर पाथ देगी उसे हम क्या बोलेंगे?
सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे जब आप वो लंगड़ा देखा है, लंगड़ा कितने लोग देसी पतंगबाजी का शौक रखते हैं? पतंग उड़ाएंगे? हाँ। लंगड़ा नहीं बनाया तुमने? नहीं। वो ईंटे का लंगड़ा बनाते हैं दूसरे की पतंग काटने के लिए। नहीं। हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपन यूपी बिहार वाले अपन होते ही पैदाइशी कमीने, है ना। हम लोग क्या करते थे, जैसे दूसरा बंदा अपना पतंग उड़ा रहा है तो हम लोग वो मांझे के आगे एक ईंटा लगा देते थे, छोटा सा पत्थर, ठीक है। और फिर जैसे जैसे तुमने ऐसे पतंग उड़ाई हुई है कट करने के तो लिए। हम ऐसे ईंटा घुमा के तुम्हारे ऐसे मांझे के ऊपर डाल देंगे, खींच देंगे, तुम्हें पतंग कट जाएगी। उसे हम लोग बोलते थे लंगड़ा। खैर, so, ऐसा ऐसे समझो, रस्सी के आगे आपने एक छोटा सा पत्थर लगा दिया और उसको ऐसे गोल गोल घुमाया, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, कौन सी फोर्स है? टेंशन। कुछ नहीं। तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन टेंशन इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सन के अराउंड अर्थ इज रोटेटिंग, कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स, gm into by r square, जो हम ग्रेविटी का पढ़ेंगे। सन और अर्थ के बीच में कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को बांध दूं और इसको गोल गोल घुमाऊं, सो स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग फोर्स होती है, इट इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जब आप कार घुमाते हो सर्कुलर टर्न में, कार घुमाइए कभी सर्कल में, टर्न लेते हैं ना अपन, कौन सी फोर्स लगती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल। इस चीज को समझो, ये कोई अलग फोर्स नहीं है, ये उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे जो बॉडी को सर्कुलर पाथ देगी। फेयर इनफ, ठीक है। उदाहरण लिखिए ना, सेंट्रीपिटल फोर्स keeps the body in a circular motion, it is always directed towards the center of the body. अरे इसके बारे में लिख लो दो चार लाइन। सेंट्रीपिटल इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन। भाई बहुत तारीफ करके गया तुम्हारी। कोई नहीं सकता। नहीं क्या है, खड़े होकर झूठ बोलो। क्या बोला? बोला दिन भर पढ़ती रहती है, कहीं बाहर भी जाना होता है तो 2 मिनट पहले तक किताब छोड़ती नहीं है। इतना पढ़ाई कभी होगा? इतना पढ़ाई कम होगा? नहीं, नहीं होता है।
सो अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करूं, सो इट इज मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर r, और ओमेगा को v बाय r रख दो, mv स्क्वायर बाय, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। बट ये जो फोर्स लगी ना बेटा, ये कौन से फ्रेम में लगी? ग्राउंड फ्रेम पे। कौन से फ्रेम पे लगी? ग्राउंड फ्रेम पे। नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कर, ध्यान सुनना मेरी बात। आप ऐसे सोचो कि इसको ना इमेजिन करो, ये कार है, तो अगर तुम्हें यहां ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा हूं, तुम अगर मैं मुझसे बोलेगा कि सर आप ना इक्वेशन लिखो इसके ऊपर, क्या लिखो? इक्वेशन इस कार के ऊपर, तो मैं क्या लिखूंगा भाई? मेरे लिए तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। क्यों? क्योंकि मुझे फ्रिक्शन लगती हुई दिख रही है, और इट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। पर अब नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम। आप ऐसा ऑब्जर्व करो कि आप इस कार के अंदर बैठे हो, सही है? आप इस कार के अंदर बैठे, तो जब तुम इस कार के अंदर बैठे हो, तुम्हारे लिए क्या इस कार पे नेट फोर्स 0 है? अरे रुकी हुई है ना यार। मेरे लिए ये कार चल रही है क्या? रुकी हुई है भाई, मेरे पैर के नीचे तो मूव नहीं कर रही, सही बात है, फेयर इनफ। पर अब अगर मैं बोलूं कि कार पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो लग रही है फ्रिक्शन, एक तो लग रही है फ्रिक्शन, बट सूडो फोर्स जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में मस्ट है, ठीक है। अब सूडो फोर्स की बात करो। सूडो फोर्स कौन सी फोर्स होती है? इट इज द फोर्स अप्लाइड ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। अब इस फ्रेम के पास दो एक्सेलरेशन है, एक टुवर्ड्स सेंटर और एक टेंजेंशियल। बॉडी के पास दो एक्सेलरेशन है, एक रेडियल एक्सेलरेशन और एक, तो एक सूडो फोर्स लगेगी ऑपोजिट, विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, और एक सूडो फोर्स कहां लगेगी? नीचे, टेंजेंशियल की सूडो फोर्स। किसकी सूडो फोर्स? सही बात है। बट अगर मैं बोलूं नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी, इफ आई से इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये सूडो फोर्स 0। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? कहने का मतलब है कि एक सर्कुलर मोशन में ये सूडो फोर्स 0 भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है, बट ये सूडो फोर्स कभी भी नॉन जीरो, सॉरी, कभी भी 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन 0 होना पॉसिबल। सो बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की सूडो फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो आप सेंट्रीफ्यूगल पढ़ते आए हो आज तक, वो कुछ नहीं है, सूडो फोर्स है। किसका? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन का सूडो फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द सूडो फोर्स ऑफ सेंट्रीपीटल और रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन के सूडो फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठोगे तो आपके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, जब आप ग्राउंड फ्रेम पे देखोगे तो ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन के फोर्स का। अब हम जाएंगे क्वेश्चंस में। मैं आपको सिर्फ यही प्रैक्टिस कराऊंगा और मैं आपकी आदत ऐसे ही डेवलप करूंगा, और आपको भी ध्यान रखना है कि सर्कुलर मोशन पे तुम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुमको नॉन इनर्शियल फ्रेम में करना है। यहां पे ये सिंपल होता है। क्यों सिंपल होता है मैं आपको बताता हूं। मैं कह रहा हूं कोई भी बॉडी आ जाए सर्कुलर मोशन पे, कोई भी बॉडी आ जाए, कोई भी, सुनना कॉन्सेप्ट सुनना, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन पे कोई बॉडी आ जाए, उस पर तुम 50 फोर्स लगा दो। जब तुम उसका वीडी बनाओगे ना, सोचो तुम्हें क्या करना है। तुम्हें बस एक आउटवर्ड्स फोर्स लगानी है और फिर नेट फोर्स इक्वल टू 0 कर देना है, काम करना है। क्योंकि सर्कुलर मोशन में नॉन इनर्शियल फ्रेम में बॉडी में नेट फोर्स क्या होती है? 0। काम करना, सिर्फ एक आउटवर्ड फोर्स लगाओ और नेट फोर्स कर दो 0। ठीक है, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देख पहले उतारो इसे। फ्राइडे फ्राइडे कह रहा हूँ, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का लेक्चर मत छोड़ना। हाँ हाँ, कल और परसों का लेक्चर मत छोड़ना। थोड़ा सा टिपिकल लेवल पे जाएंगे सर्कुलर मोशन में, समझ में नहीं आएगा आसानी से, इसलिए लेक्चर मत छोड़ना। खत्म करेंगे वेडनेसडे थर्सडे तक। Next we'll start with work par energy. Okay? No, take your time. ये सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपीटल तुमने 10th में पढ़ा था, 9th में? हाँ 10th में था ICSE में ना। ये क्लैरिटी आई थी 10th में? नहीं। अभी क्लियर है? किसी को समझा सकते हो क्या होता है? CBSE में तो है ही। आराम से बस है। Done? सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला मैं करता हूं, उसके बाद आप सब मिलकर करोगे। देखो, एक स्ट्रिंग से बॉल को लगाया, मास 2 kg, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आपको दे दी गई 4 मीटर्स, और इस स्ट्रिंग को वेलोसिटी दी गई
20 मीटर पर सेकेंड। कुछ बात समझे? ये सिचुएशन है। पहले तो क्या है, बॉब सर्कुलर मोशन करेगा। अरे करेगा ना। आपसे पूछा कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखना मैं आपको क्या बोल रहा हूं। मुझसे टेंशन पूछा गया है, कुछ मत करो, बॉब का एफबीडी बनाओ। ये बॉब है, बॉब पे हमने एफबीडी बनाना। तो बॉब पे सबसे पहले तो ऊपर एक फोर्स लग रही है टेंशन, नीचे फोर्स लग रही है mg। कितने किलो का है? 2 किलो का, मतलब 20। ठीक है, क्या इन दोनों फोर्सेस के अलावा और कोई फोर्स लग रही है? नहीं। एक लगाओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आउटवर्ड्स, डायरेक्टेड आउटवर्ड, सेंट्रीफ्यूगल। कौन सी फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी? mv²/r। ठीक है, जैसे ही आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाई, इस बॉब पे कर दो नेट फोर्स इक्वल टू 0, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में नेट फोर्स क्या होती है? काम खत्म। टेंशन इज इक्वल्स टू mg प्लस mv²/r। 20 प्लस 2 into 20 स्क्वायर बाय 4, जो भी आंसर आएगा यहां से। ये मैं आपको कह रहा हूं, सर्कुलर मोशन में किसी भी चीज पे कितनी भी फोर्सेस लगे, एफबीडी बनाओ, एक आउटवर्ड फोर्स लगाओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू 0 कर दो, बस दैट्स इट। सारे सवाल इससे बनेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन में सारे क्वेश्चन आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व करने हैं। ठीक है निखिल, कोई डाउट है? इस सिचुएशन पे सेम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, मास 2 kg, लेंथ 2 मीटर, गैप में 37 डिग्री दिया है, टेंशन कैलकुलेट करना है। करो ट्राई। ये बता दूं दीदी?
ये किसी का आंसर आया है? आ रहा है? हाँ, करो करो। सॉरी बेटा, हाँ पाथ है, वो उस पाथ में घूम रहा है। खेल सारा एफबीडी का ही है। देखो फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान से देख, जमूरे ध्यान से देख। सबसे पहले ना इसमें फोर्सेस बना लेते हैं। देखो एक फोर्स तो ऐसे लगी टेंशन टी, बोलो कोई तकलीफ? पक्का? और एक लगी mg, सही है? पक्का? इन दोनों के अलावा और कोई फोर्स लग रही है? तो हमने क्या किया, एक लगा दी, एक लगा दी हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। अब क्या नेट फोर्स जीरो कर दूं? अरे पक्का नेट फोर्स जीरो करना है? अरे ठीक है, बस लो काम खत्म। नेट फोर्स जीरो। ये एंगल कितना है? फिफ्टी थ्री। अरे ये 37 तो ये 53 और ये 53 तो ये 53, क्योंकि ये वर्टिकल है और ये अलोंग द स्ट्रिंग है। सही है? इसका मतलब देख इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, टेंशन इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos आंसर, जो भी आएगा वो आंसर है। नेट फोर्स जीरो। कुछ बात समझ आई? FBD पे ध्यान दो, FBD पे। ये तुमने जितने लोगों ने यहां मिस्टेक करी है ना इक्वेशंस में, सबने FBD गलत बनाया है, ठीक है? इसीलिए मैंने पहले चीजें बताई थी। तुमने देखो टेंशन कैसे बनाई है निखिल, वर्टिकल। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। मैंने स्ट्रिंग की स्ट्रिंग बनाई है। तुमने बनाई है तो मैंने शायद गलत देखी है। स्ट्रिंग मैंने ऐसे अज्यूम की है कि ऐसे स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या अलाउ नहीं बनाई। हां सर, हॉरिजॉन्टल कैसे अज्यूम करी तुमने जब स्ट्रिंग ऐसे टेढ़ी? नहीं सर, FBD ऐसे है ना, उसको टिल्ट किया ऐसे, और ये 10 ऐसे है तो फिर वैसे। अच्छा, कहने का मतलब है ये कॉपी में ऐसे देखा। हां वही। ओके ठीक है ना? वैल्यू रख लो, 2 into 10 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 into 10 into cos 53 कितना होता है? 3/5। ये वाला ट्राई करो। पर तो क्या इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन अलग अलग होंगी? हां, दो अलग स्ट्रिंग तो हमको टेंशन अलग अलग माननी है, T1 एंड T2। कैलकुलेट T1 एंड T2। देखो ये वीडियो बनाओ बनते हैं। तेरा नाम धोखा रख दूं।
फिजिक्स क्लास में कोई नहीं आता। ये समझ में आ रहा है ना तुमको कैसे घूम रहा है? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है ना दो ब्लॉक कैसे कैसे घूम रहे हैं? हाँ ठीक ठीक। जो नेट फोर्स जीरो हम करते हैं वो हम सिर्फ अलोंग रेडियल एक्सेलरेशन करते हैं, टेंजेंशियल के अलोंग नहीं करते। हम जो इक्वेशन लिखते हैं एफ नेट इक्वल टू जीरो वो सिर्फ रेडियल सेंट्रीफ्यूगल के अलोंग लिखते हैं, बाकी दूसरे कंपोनेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। चलो सबसे पहले इस पे एफबीडी बनाओ, ठीक है। सिर्फ मुझे रेडियल डायरेक्शन में लिखनी है ना नेट फोर्स जीरो, सो एमजी बनाओ नहीं बनाओ उससे कोई फर्क, एमजी नहीं मार्क कर रहा हूं मैं। रेडियल डायरेक्शन में 2 kg पे फोर्सेस बनाओ, एक फोर्स लगी T1, एक फोर्स लगी T2, क्या और कोई फोर्स लग रही है? पक्का? तो हमने लगा दी क्या, m ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस इज 2, नेट फोर्स 0, मतलब T1 इज इक्वल्स टू T2 प्लस मास कितना है 2 इनटू 2 स्क्वायर इनटू 2, बोलो कोई तकलीफ? पक्का? अब इस पे एफबीडी बनाओ 1 kg पे, 1 kg पे लग रही है T2, और कोई फोर्स लग रही है क्या रेडियली? m ओमेगा स्क्वायर r, सो T2 इज इक्वल्स टू 1 इनटू 2 स्क्वायर इनटू रेडियस कितना है इसका 4, सो T2 आया 16 न्यूटन। यहां से T2 यहां रख देंगे, T1 आ जाएगा। कुछ एनएलएम से ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ खेल एफबीडी का है। एफबीडी बनाओ, सेंट्रीफ्यूगल लगाओ, नेट फोर्स इक्वल टू 0। हाँ बोलो, कोई तकलीफ? नहीं। चमका?
पेंडुलम देखा है? अरे देखा है ना पेंडुलम। मान लो ये अपना कुछ, वैसे मैं तुमसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछता हूँ। ये अपना पेंडुलम है, यहां से यहां ऑसिलेट कर रहा है। आप ऐसा समझो कि ये पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, ठीक है, और जैसे ही एक्सट्रीम पोजीशन पे आया ना, मैंने इसको कट कर दिया। तुमको बताना है ये बॉब गिरेगा कैसे। 4 ऑप्शन दे देता हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सोच लो, इतनी जल्दी क्या है, इतनी थोड़ी भागी जा रही है। चलो फर्स्ट से थर्ड पे आई नहीं थी। मैं तुमने थर्ड ही बोला? अच्छा ओके। हाँ जी, फर्स्ट बोल। फोर्थ लग रहा है। अच्छा फोर्थ भी लग रहा है। अच्छा हाँ एक्सट्रीम पे जाके रुक जाता है ना सर। अनवी। हाँ अबे एक्सट्रीम पे गया तो रुक गया ना। हाँ अरे एक्सट्रीम पे वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। तो भाई कार्ड तो बिगड़ जाएगा नीचे। कंपटीशन का आया हुआ सवाल है ये। आधे से ज्यादा बच्चों ने मार्क किया था 3 और 2। खैर बहरहाल इसमें मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ इस पे भी अगर मुझे इक्वेशन लिखनी हो अपनी नेट फोर्स इक्वल टू 0 वाली, तो देख बॉब का एफबीडी बनाते हैं, ध्यान से देखना। कुछ ऐसे लगेगी टेंशन, mg और सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाय r। ध्यान से देखा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं टेंशन इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। ठीक है, वैसे मैं इस पे एक सवाल करा देता बट ठीक है, कुछ ऐसे एफबीडी बना के नेट फोर्स 0 लिख लो। एक लास्ट टॉपिक और देखो। कोनिकल पेंडुलम पता है तुम्हें क्या होता है? हाँ, पेंडुलम पता है क्या होता है? ये दिस इज पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम ऐसे होते हैं। हाँ, डिफरेंस समझना, पेंडुलम में वर्टिकल सर्कल होता है, बात समझिए, और कोनिकल पेंडुलम में हॉरिजॉन्टल सर्कल। अरे चाय मत देखो यार, क्या देख रहे हो चाय में? चाय नहीं देखी कभी? कोनिकल पेंडुलम में कौन सा सर्कल होता है? हॉरिजॉन्टल। इसमें मैं कोई क्वेश्चन नहीं कराता हूं तुम्हें, इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। स्टेट बोर्ड में हो ना तुम लोग, स्टेट बोर्ड में क्लास 12 में ही है और प्रूफ है इसका, और एकदम मतलब तबियत याद होना चाहिए। देख ध्यान से देखना,
पहले तो कुछ बात समझ में आई। कोनिकल पेंडुलम समझ में आ रहा है कैसे चलता है? निधि पहले देख लो, बाद में देखते रहना। कोनिकल पेंडुलम समझ में आया कैसे चल रहा है? ठीक है, अब इस पे इक्वेशंस देखना कैसे लिखी जाती हैं। सबसे पहले इस बॉब को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो गोइंग इनवर्ड्स होगी। यहां से अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है, ऐसा। सही है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, जो भी वेलोसिटी दी गई होगी बॉब की, वो यहां पे गोइंग टुवर्ड्स इनवर्ड्स। ठीक है, इसका एफबीडी बताओ। देख एफबीडी देख, नीचे तो लगी एमजी, ठीक है, ये लगी हमारी टेंशन, और कोई फोर्स तो लग नहीं रही है, और कोई फोर्स लग रही है, हमने सीधे लगाई सेंट्रीफ्यूगल और क्या कर दिया, नेट फोर्स 0। तो सेंट्रीफ्यूगल हम कैसे लगाएंगे, रेडियली आउटवर्ड्स, सर्कुलर मोशन से रेडियली आउटवर्ड्स। कुछ बात समझ में आई? जिसमें आर क्या है, व्हाट इज आर? R is radius of this circle। पेंडुलम का रेडियस नहीं है। मतलब अगर मैं तुम्हें ये देखो थीटा और लेंथ ऑफ पेंडुलम इज L, सो R is L sin थीटा। नहीं समझ आया? sin थीटा देख, R by L, so R is ठीक है, फेयर इनफ। बस नेट फोर्स 0 करो। देखिए एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, मतलब T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, पहली इक्वेशन, एंड T sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय जनरली इसमें बाकी सारी चीजें देके या तो टेंशन पूछेगा या बाकी सारी चीजें देके एंगल पूछेगा, बाकी सारी चीजें देके वेलोसिटी पूछ लेगा, कुछ भी पूछा जाता है सॉल्व ऐसे ही होता है। इसे बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। इसकी इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है। कुछ बात समझ आई? ठीक है।